हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों अगला हम टॉपिक देखेंगे काइनेटिक्स एनर्जी, जो फिजिक्स का अगला वीडियो होगा। इसके बारे में आज हम कॉन्सेप्ट को पूरे डीपली अध्ययन करेंगे। देखते हैं बच्चों, शुरुआत हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी पहले हम जिक्र करते हैं बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या, उसको जरा देखिए बच्चों। काइनेटिक एनर्जी जो हमारा लिखा जाता है उसके हम क्रम से देखते हैं, बेसिक से समझेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। बच्चों हम इसको हम किस तरह समझ सकते हैं उसकी बात करेंगे। यानी ये जो लिखा गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेट बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। जो हमारा बच्चों वर्क रहता है उसका जितना अमाउंट होता है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। कैसे हम डिनोट करेंगे बच्चों, उसकी बात करेंगे। जैसे हम ये कहें कि जो हमारा वर्क डन आएगा बच्चों, वर्क डन इन स्टॉपिंग। यहाँ पर जो बच्चों आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टॉपिंग पे आ रहा है। और मूविंग बॉडी फ्रॉम, यानी बच्चों क्या वर्क डन कहाँ पे आना चाहिए हमारा, यहाँ पर वर्क डन की बात हो रही बच्चों। तो वर्क डन हमारा क्या होना चाहिए, वर्क डन की बात करेंगे बच्चों। तो वर्क डन हमारा जैसे यहाँ पर लिखा है, ये स्टॉपिंग मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे हम ये कहें ये हमारी कोई बॉडी है, यहां से यहां तक मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो यहाँ पर जितना मूव करेगी और जितना वर्क डन आएगा उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके निकालते हैं। एक विधि ये हो जाएगी कि बॉडी मूव कर कर जब आए और स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, यानी मूव करती हुई बॉडी स्टॉप हो जाए, तब हम एक काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अथवा हम दूसरी बात हम करें दूसरी माध्यम से कि फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वर्क इज गिवन, दिया है प्रेजेंट वेलोसिटी। प्रेजेंट वेलोसिटी का मतलब कि वर्तमान में जितनी वेलोसिटी थी और उस वेलोसिटी के साथ वो क्या आ जाए, बॉडी फ्रॉम द स्टेट, यानी रेस्ट अवस्था से प्रेजेंट वेलोसिटी में जो आ जाए। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी रेस्ट पर है बच्चों, जब रेस्ट पर बॉडी है और उसको हम यहाँ पर वेलोसिटी प्रदान कर देते हैं, तब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट से, ये थोड़ा सा हम इस पर कल्पना करेंगे। इमेजिन करिए क्या क्या हमने यहाँ पर सीखा। हमने ये सीखा कि बॉडी जब मूव करती रहे, जब स्टॉपिंग होगी, तब हम वहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। या तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं तब निकाल लेंगे, या बॉडी रेस्ट पर है और उसका प्रेजेंट वेलोसिटी मिल जाए, तब हम उसमें काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल सकता है। यानी जो वर्क का जो अमाउंट होता है, यानी बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि बॉडी को मूव कराए, द अमाउंट ऑफ वर्क निकलेगा, जितना वर्क होगा वही हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इस तरह कह सकते हैं। तो दूसरी बात हम करेंगे बच्चों यहाँ पर, इफ ए बॉडी पार्टिकल्स दिया है, यम इज मूविंग द वेलोसिटी दिया है, अगर यम और वेलोसिटी वी, यहाँ पर बच्चों मिस प्रिंट है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी जो बच्चों है वेलोसिटी वी से घूम रही है, वेलोसिटी वी से जब घूम रही है तब हम उसको लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। एज मास एम वेलोसिटी वी स्क्वायर, तो इसकी हम बात करेंगे, ये जो हमारा फार्मूला बना है, यानी v डॉट v जो हमारा रहेगा आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्या रहेगा बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी, हम क्या लिख सकते हैं, कैन नेवर बी निगेटिव, यानी काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर हमारा वेलोसिटी जो है बच्चों, दोनों का वेक्टर एनालिसिस हम कर रहे हैं, दोनों का वेक्टर का ऑलवेज अगर पॉजिटिव है
तब हम कह सकते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस पर निर्भर करेगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट ऑफ जो डिपेंड्स करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रहेगा। तो पूरा जो हम कंक्लूड पे पहुंचते हैं बच्चों कि वर्क डन ऑन द बॉडी, जो हम बॉडी का वर्क डन निकालेंगे उसको मेजर करेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी है उस पर हम मेजर करेंगे। तो ये जो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट आया बच्चों, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां से जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उसको बहुत ध्यान से देखें बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो वर्क डन, फिर से हम दोहरा रहे बच्चों, वर्क डन जो बॉडी का होगा वो जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं वही जो है बॉडी का वर्क डन होता है। इस तरह हम इस बात को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लाइनियर मोमेंटम, इसकी बात करते हैं बच्चों। तो इसकी बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, P इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं M इंटू वी। क्या पढ़ते हैं बच्चों? P बराबर पढ़ते हैं V इंटू, हम क्या लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू लिख सकते हैं। K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस हाफ एम वी को आप देखिए, अभी इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए बच्चों हम क्या करें कि हाफ जो यहाँ पर लिखा है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 1/2 कर दें बच्चों, कितने से भाग कर दें कि 2m से हम भाग कर दें। कितना भाग कर दें? 2m से भाग नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी लिखा जाएगा m इंटू एम इंटू लिखा जाएगा v स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2m इंटू हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, इतना हो जाएगा बच्चों। अब इस m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2m इंटू लिख सकते हैं m v का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/2m इंटू हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर। ये देखिए हमारा काइनेटिक एनर्जी और लाइनियर मोमेंटम का रिलेशन प्राप्त हो गया बच्चों। तो इसको हम इस तरह ना लिख करके अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, p स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2mk, इस तरह लिख सकते हैं। और p बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट लिखेंगे 2mk। ये जो हमारा फार्मूला मैथमेटिकली प्रूव हुआ बच्चों, अब हम इसको ग्राफ में समझेंगे। किसमें समझेंगे बच्चों? ग्राफ में समझेंगे, उसको जरा ध्यान से देखिए। अब हम इसमें देखेंगे, हर ग्राफ को हम चेक करके देखेंगे कैसे इसमें आता है। तो बच्चों हम जैसे पहले ग्राफ की बात करें, ये हमारा ग्राफ हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का और मास का है। इन दोनों का जब हम ग्राफ निकालेंगे बच्चों, तो जब ग्राफ इसका हम निकालेंगे तो इसका ग्राफ जो हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा बच्चों, देखिए ये ग्राफ बनेगा। रिलेशन जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर P कांस्टेंट रहेगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों? P इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। ये सब टॉपिक बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा और दिमाग में कंठस्थ रखिएगा कि जब काइनेटिक एनर्जी और मास का जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं, जब उसका डायग्राम बनाएंगे तो ये जो कर्व हमारा प्राप्त होगा वो P इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी पहले क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारा कम होगा और मास से रिलेशन ले रहे हैं तो मास, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, मास धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। लेकिन P हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। P को क्या रखेंगे बच्चों? कांस्टेंट रखेंगे, तब हमारा ये रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं बच्चों।
अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं तो दूसरा ग्राफ अगर हम बनाते हैं मोमेंटम और मास का जब बनाएंगे बच्चों ग्राफ, उस कंडीशन में जो होगा वो कैसे ग्राफ बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चों। यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम के को अब की बार कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, इस बार हम लिखेंगे के कांस्टेंट रखेंगे। जब के को हम कांस्टेंट रखेंगे तब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने फार्मूला को क्या बताया था, उस फार्मूले को जरा फिर से हम लिख दे रहे हैं। हम लिखे थे फार्मूला P इक्वल टू अंडर रूट 2mk। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब इसी फार्मूला में हम बार बार सभी चीजों को रखेंगे और ग्राफ को रिप्रेजेंट कराएंगे। अब हमने के को कांस्टेंट रख दिया है तो अंडर रूट 2m आएगा। तो अगर जैसे हम p को चेंज करेंगे वैसे m में भी परिवर्तन आएगा। तो इसी इक्वेशन को हम बार बार रख करके ग्राफ डायग्राम बनाएंगे। अगर हम k को कांस्टेंट रखते, जैसे हमने यहाँ पर p को जब कांस्टेंट रखा तो यानी कहने का मतलब m को चेंज करेंगे या k को चेंज करेंगे तभी हमारा p कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। यानी हम k के मान को घटाएंगे तो m का मान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है बच्चों m इंटू के है। तो m इंटू के का जो रिलेशन है, अगर m को हम बढ़ाएंगे तो k हमारा नीचे आएगा, तभी हमारा बराबर p के आएगा, क्योंकि हमने बच्चों p को कांस्टेंट माना है। तो p को कांस्टेंट माना तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यानी m अगर इंक्रीज होगा तो k हमारा डिक्रीज होगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। अब इसी तरह हम दूसरा अगर ग्राफ खींचे बच्चों, दूसरे ग्राफ की बात करें तो दूसरे ग्राफ में हम ये समझ लें, अब की बार हम काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं और मोमेंटम को लेते हैं, लाइनियर मोमेंटम को लेते हैं। इस बार हम m को कांस्टेंट करते हैं, m बराबर कांस्टेंट करते हैं। अब इसकी बात सीखते हैं बच्चों। जब इसको हम सीखेंगे, अब यहां से रिलेशन देखिए बच्चों, जब m को हम कांस्टेंट करेंगे इसका मतलब क्या है कि k जब हम घटाए बढ़ाएंगे तो p में भी चेंजेस आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ग्राफ, इसको बच्चों डायग्राम आप खींच कर थोड़ा सा खींचिएगा, यानी वो डायग्राम ऐसे बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। यानी m को जब कांस्टेंट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी और लाइनियर मोमेंटम का जो हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह बनेगा। अब हम दूसरा डायग्राम एक बनाते हैं बच्चों। जब दूसरा डायग्राम बनाएंगे बच्चों तब इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां पर एक लिखते हैं, यहां पर इसका जो मान है इसको हम अंडर रूट लिखते हैं कि एक तरफ मान लेते हैं और एक तरफ हम जो है लाइनियर मोमेंटम को मान लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों अंडर रूट के लिखते हैं और लाइनियर मोमेंटम लिखते हैं। अंडर रूट के और इधर हम मानेंगे बच्चों लाइनियर मोमेंटम को मानेंगे। अब इस बार बच्चों हम क्या करेंगे कि जो अंडर रूट हमारा के लिखा है, ये अंडर रूट के लिखा है यहाँ पर। अब इस के को हम जो है यहाँ पर इस वाले फार्मूले में बच्चों हम क्या मानेंगे, m को कांस्टेंट मानेंगे। m इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, m को हम कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो m को जब हम यहाँ कांस्टेंट मानेंगे तब इस तरह हम लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, m को हम मान लेंगे कांस्टेंट मान लेंगे।
जो हमारा डायग्राम बनेगा बच्चों, इस डायग्राम को हम इस तरह खींच सकते हैं। ये जो अंडर रूट आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा हमारा एकदम स्ट्रेट ऐसे खींच जाएगा, क्योंकि हमने अंडर रूट किसको माना है, अंडर रूट के को माना है और पी को माना है, तो हमारा एकदम सीधा डायग्राम बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम दूसरी बात करें, अब हमारा क्या रिलेशन और क्या डायग्राम बन सकता है बच्चों, उसकी बात करेंगे। तो और डायग्राम की बात करेंगे, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, 1/p कर लें और इसको हम क्या मान लें, रेसिप्रोकल में हम अंडर रूट के मान लें, अंडर रूट के मान लें। ये इसलिए सीख रहे हैं बच्चों क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी डायग्राम आ जाता है तो आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन सा डायग्राम किसका पालन कर रहा है। तो इस तरह ये बनेगा, यम को कांस्टेंट करेंगे क्योंकि जो हमारा फार्मूला है बच्चों P इक्वल टू अंडर रूट 2mk है। तो अब इस बार हम यम को जब कांस्टेंट मानेंगे बच्चों, यम को कांस्टेंट मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/p को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट 1/√k लिख सकते हैं। क्योंकि रेसिप्रोकल हम 1/p कर रहे हैं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि संबंध जो यहाँ पर आ रहा है यम को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जो डायग्राम हमारा बनेगा इस तरह बन जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आपको ये जो डायग्राम हमने बताया है, इस डायग्राम आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, इसकी हम बात करेंगे बच्चों। ये वेरिएबल फोर्स जब हम काम करेंगे तो एक हम डायग्राम पहले बनाते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे हमारा ये डायग्राम है बच्चों, इधर हम एक फोर्स ले लेते हैं, इधर हम फोर्स ले लेते हैं और इधर हम क्या ले लेते हैं बच्चों, इधर हम एक्स लिख लेते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं यहां तक। चलिए इधर हम क्या मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। अब वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि बच्चों ये फोर्स मान लीजिए यहां से हमने लगाया और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता चला गया। अब हम यहां से इस तरह लाइन ड्रा कर दें बच्चों, इस तरह जब लाइन ड्रा कर देंगे तो देखिए लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब हम यहां मान लेते हैं कि हमारा x1 है और यहां पर मान लेते हैं x2 है। तो यहां से जो फोर्स हमारा निकलेगा बच्चों, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया जो हम लिखेंगे बच्चों, अगर एक छोटे भाग को हम यहाँ पर तुलना करें, इस छोटे भाग को मान लें, तो छोटे भाग को मानेंगे जिसको हम एरिया लिख सकते हैं, डेल्टा ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स। इस डायग्राम को हम मानेंगे बच्चों कोष्टक में एक्स, क्या मानेंगे, एफ एक्स, इस तरह इधर बगल में लिख दे रहे हैं एफ एक्स। और एरिया क्या निकलेगा, एफ एक्स इंटू एक्स निकलेगा। और ये एक्स को हम क्या मानते थे कि स्मॉल हम यहाँ पर मानते हैं, ये जो स्मॉल जो है इसको हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, डेल्टा एक्स लिख लेंगे। तो जो वर्क डन आएगा बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, वर्क डन जो आएगा उसको लिखा जा सकता है एफ इंटू एफ एक्स इंटू लिखेंगे डेल्टा एक्स। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों। तो ये कहने का मतलब हो रहा है कि स्मॉल, हमने एक स्मॉल एरिया की बात किया है और इसी तरह अनेकों हो जाएगा, जो सब हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि W इक्वल टू हम लिख सकते हैं, W इक्वल टू यानी सम ऑफ द पूरे का लिखेंगे, सम ऑफ किसका लिखेंगे, एक्स इनिशियल से लेकर के एक्स फाइनल तक का, और लिखा जाएगा बच्चों एफ लिखा जाएगा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये लिखा जाएगा वर्क डन। तो कहने का मतलब कि ये जो सम ऑफ निकला बच्चों, इस सम ऑफ को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वर्क डन हम इस तरह इंटरवल लिख सकते हैं एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, और एफ लिख सकते हैं एक्स
और इसको लिख सकते हैं इंटू dx। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा बच्चों कि जब जहां पर इंटीग्रल आएगा उसको हम लिख सकते हैं कि वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर द एफ एक्स वर्सेस हम लिख सकते हैं, वर्सेस, वर्सेस क्या लिख सकते हैं बच्चों, वर्सेस लिख सकते हैं यक्स कर्व, यक्स कर्व। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम इसको समझते हैं, आगे लिखकर समझते हैं। जैसे इसमें हम समझेंगे बच्चों कि एफ एक्स जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो एफ एक्स जब लिखेंगे तो कहने का मतलब है कि हमारा फोर्स, ये फोर्स और एक्स के बीच का जो एरिया हमारा रहेगा, यानी हमारा इस तरह जो डायग्राम अगर बन गया बच्चों, तो इस एरिया को अगर हम निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, वर्क डन कहलाएगा। तो एरिया हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। तो इस एरिया को हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, यानी फोर्स हम लिख सकते हैं 4x इंटू एक्स। यही जो एरिया आएगा उसी को हम लोग वर्क डन कहेंगे। अगर हम इस तरह कहेंगे बच्चों, कोई चतुर्भुज में ऐसे बना है, ऐसे बना हुआ है, और इधर एफ है और इधर एक्स है, इधर मान लेते x1 है, इधर x2 है, तो इधर की जो दूरी रहेगी, तो अगर ये रेक्टेंगल में है बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स का जितना मान आएगा और x का हम गुणा कर लेंगे, यही बराबर हमारा जो है वर्क डन के हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात समझेंगे कि एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया आएगा वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। अब आगे हम बढ़े बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बच्चों यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे और पढ़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।